नमस्कार, मैं ओम प्रकाश त्रिपाठी। आज हम एसआरआई टाइम्स चैनल के माध्यम से इंडियन पॉलिटी का इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम समझेंगे। इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, इसको किसने डिज़ाइन किया, ये कितना उपयोगी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी दिक्कत भरे होते हैं। क्योंकि अगर हम इनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो हम इस तरह के जो क्वेश्चंस जो इंडियन पॉलिटी सिस्टम से आते हैं उनको हल करने में असमर्थ होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इस सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। इनसे जुड़े हुए जो शब्द हैं जिनकी जानकारी हर विद्यार्थी को होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ आज का ये जो सेशन है वो विद्यार्थियों के साथ साथ हर इंडियंस को भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटी सिस्टम को समझना आपके लिए इतना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट से बात करते हैं, आपको कोई हेल्प लेनी है जुडिशरी सिस्टम से, तो आपको अपने इंडियन पॉलिटी सिस्टम पता होना चाहिए। अगर आपको इंडिया पॉलिटी सिस्टम आपको पता नहीं है तो आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आज का जो सेशन हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है उन शिक्षार्थियों के लिए जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये सेशन स्कूल के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे स्कूल के सब्जेक्ट विषयों में से ही नागरिक शास्त्र का विषय स्टार्ट हो जाता है। नागरिक शास्त्र में हम इंडियन पॉलिटी सिस्टम को समझना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी बेसिक स्कूलिंग में ही बताया जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, गवर्नर क्या होते हैं, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में जानकारी हम स्कूल स्तर से ही प्राप्त करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल स्तर पर यह जानकारी को इतने अच्छे से नहीं समझाया जाता है कि जिससे हम कंसेप्चुअल टाइप के प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे सकें। एक्चुअली हमारे एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं यूपीएससी एग्जाम की बात करूं तो उसमें दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। प्रीलिम्स में आप बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपको रिटन लिखना होता है, रिटन में एग्जाम देना होता है। तो जो रिटन एग्जाम वाले प्रश्न होते हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं। अगर आपने आपकी पढ़ाई ऐसी है कि आपने सिर्फ फैक्चुअल के बारे में जानकारी ली है, तो जब आप कंसेप्चुअल प्रश्नों का हल निकालेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए हमें कोई भी सिस्टम से संबंधित जो शब्द हैं उनकी जानकारी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अपने इस सेशंस को स्टार्ट करते हैं। मैं 3 शब्दों से ये सेशन स्टार्ट करता हूं। हम अधिकतर अपने इंडियन सिस्टम में 3 शब्दों का इस्तेमाल बहुत सुनते हैं, करते भी हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं। जैसे उसमें एक शब्द है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा आपका आता है जुडिशरी। ये शब्दों काफी कॉमन शब्द हैं, लेकिन इनकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है इंडियन पॉलिटी सिस्टम के रेफरेंस में, कि लेजिस्लेचर होता क्या है, एग्जीक्यूटर होते कौन है, जुडिशरी होता क्या है। ये 3 ऐसी चीजें हैं जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे देश की पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेजिस्लेचर के बारे में हम जानेंगे, एग्जीक्यूटिव के बारे में हम जानेंगे और हम जुडिशरी के बारे में जानेंगे। लेजिस्लेचर का अगर हम मतलब समझें तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो नियम बनाते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ लोग, ऐसी बॉडी जो रूल्स बनाती है, जो किसी भी चीज के लिए रूल्स डिफाइन करती है, वो लेजिस्लेचर होता है। उस रूल्स को जो इंप्लीमेंट करते हैं वो एग्जीक्यूटर होते हैं, और उन सब चीजों को जो देख रेख इन्फोर्स जो करती है, कोई ऐसा सिस्टम जो रूल्स को अप्लाई करने के बोले कि इसको आपको करना है, इसको वैसे ही करना है जैसे रूल्स में कहा गया है, तो जुडिशरी कराती है। अब हम थोड़ा सा अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हमने इन तीनों शब्दों के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है, एक तो लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। हम थोड़ा सा अपनी चीजों को समझते हैं। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हैं। हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में 2 सदन है, 2 हाउसेस है, जिनको हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में भी कुछ मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में भी मेंबर्स होते हैं। तो जितने ये एमपी होते हैं, मतलब एमपी किसको बोले, जैसे एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
मतलब जो सदन के सदस्य होते हैं, जो कि पीपल के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। मतलब लोकसभा के अगर सदस्यों की बात करूं तो उनका जनरल इलेक्शन होता है, वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्टली आते हैं क्योंकि वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब दोनों हाउस के जो सदस्य होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सब लेजिस्लेटिव बॉडी कहलाती है। लेजिस्लेटिव बॉडी ही हमारे देश के लिए रूल्स बनाती है। समय समय पर जैसे हमारे देश के किसी भी चीज़ की हमको किसी रूल की ज़रूरत होती है तो हमारे एमपी हमारे पार्लियामेंट में उसको पास कराया जाता है। पहले उसके बारे में जनरल डिस्कशन होता है, फिर उसकी ड्राफ्टिंग होती है, फिर उसमें जितने भी सदन के लोग होते हैं उसमें वोट देते हैं, तो सेंसस के आधार पे वो रूल्स बनाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि लोकसभा में भी सांसद होते हैं और राज्यसभा के लोग भी सांसद होते हैं। इनमें से कुछ एमपीओ का जो ग्रुप होता है जिसको कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये रियल एग्जीक्यूटिव इसलिए होते हैं कि जब नियम जो बनाते हैं वो पूरी लेजिस्लेचर बॉडी होती है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो नियम को इम्प्लीमेंट करती है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि ब्यूरोक्रेट्स को भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, उनकी क्या भूमिका होती है? यस, ब्यूरोक्रेट्स भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, बट उनके बारे में हम बोलते हैं कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम को पास करके आते हैं, वो यूपीएससी क्लियर करके आते हैं और उनका कार्यकाल एक फिक्स होता है। बट जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री होती है वो हर साल 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। इसके पहले भी डिसॉल्व हो सकती है किसी न किसी रीजन से, बट एक जो कार्यकाल उनका माना जाता है कि 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो उस टाइम जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री बनती है जो सरकार की, वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को मतलब लीड करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जब हम जीएसटी की बात कर रहे थे, तो जीएसटी के टाइम में जो हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, तो अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। लेकिन जब ये रूल्स बन रहा था संसद में, तो उस टाइम सारे राज्यसभा के लोकसभा के दोनों के सदस्य उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन जब ये रूल पास हो गया तो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसको एग्जीक्यूट करनी थी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो सबसे टॉप एग्जीक्यूटर थे वो थे आपके अरुण जेटली साहब, या फाइनेंस मिनिस्टर होता है। फाइनेंस मिनिस्टर्स को हम एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं क्योंकि इनका कार्यकाल फिक्स होता है, और ये टॉप पे इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड होके आते हैं। लोग इनको चुनते हैं, इनको पीपल ऑफ वॉइस बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, ये कोई एग्जाम के थ्रू नहीं आते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल बाद समाप्त भी हो सकता है, तो इसलिए ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का एक सब पार्ट होता है, वो लेजिस्लेटर बॉडी से ही निकल के आता है। लेजिस्लेचर बॉडी होती है पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम, पूरे पार्लियामेंट के लोग। एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके अंदर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स की एक टीम होती है, ऑफिसर्स की टीम होती है, वेल एजुकेटेड वेल नॉलेजेबल ऑफिसर्स होते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स की हमको जरूरत क्यों पड़ी? अब ये बात तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हो वो किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर हो, या ऐसी कोई योग्यता रखी जाती हो इलेक्शंस लड़ने में कि वो किसी के विश्वविद्यालय से उसकी डिग्री ये होनी चाहिए, उसके पासिंग परसेंटेज मार्क्स आप ये होने चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, पॉलिटिकल मैन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि वो उस विषय में बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज रखता हो। तो उसकी हेल्प के लिए एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स की टीम बनाई जाती है जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो ये हम आज समझे कि लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। जुडिशरी का मेन काम ये होता है कि जब रूल्स बन जाते हैं, और जब रूल्स बनते हैं और उस एक्ट के अनुसार वो काम हो रहा है कि नहीं, जो रूल में लिखा गया है वैसे वो लोग कर रहे हैं कि नहीं, ये काम जुडिशरी का होता है। जुडिशरी इज ए इंटरप्रेटर बॉडी जो कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स को आप मतलब रीड करती है, जो संविधान के नियमों को रीड करती है और सरकार को फोर्स करती है कि आपको संविधान के नियमों के ही हिसाब से ही काम करना पड़ेगा।
तो ये जो 3 टर्म थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थे, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने उसको बताया कि हम आज ये समझना स्टार्ट करेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होते हैं। अब हम थोड़ा-सा पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा हम इसके बारे में जानकारी भी रख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे लोकसभा है, लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, पीपल ऑफ वॉइस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, काउंसिल ऑफ हाउस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके लोग आते हैं। लोकसभा की बात करूं तो संविधान के नियम के अनुसार हमारे लोकसभा की सीटें फिक्स हैं। हमारी लोकसभा में आज की डेट में 545 सीटें हैं। 545 सीटों में से 2 सीटें इलेक्टेड नहीं होती हैं, उनमें 2 नॉमिनेटेड लोग आते हैं जिनको एग्लो इंडियन बोलते हैं। अब आप में से लोग जानना चाहेंगे कि एग्लो इंडियन क्या होता है। एग्लो इंडियन वो होते हैं जो लोग जो जिनके पास भारत की नागरिकता है, लेकिन उनका ब्लड जो है वो फॉरेन का है, ब्रिटिश का है, तो वो एग्लो इंडियंस होते हैं। तो 2 सीटें लोकसभा में उनके लिए रिजर्व कर ली गई हैं। तो वो 2 व्यक्ति, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेटेड होते हैं। बाकी 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, उनके लिए लोकसभा इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा वोट पाता है वो उस क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है, एमपी हम बोलते हैं। राज्यसभा के बारे में जानते हैं। राज्यसभा में जो टोटल सदस्य हैं, राज्यसभा में टोटल सदस्य 245 है। 245 में 233 लोग इलेक्टेड होके आते हैं, बाकी लोग नॉमिनेटेड होते हैं। जो बाकी 13 लोग नॉमिनेटेड होते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट में जिनको महारत हासिल है, जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्टाइज लोग हैं, उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये जो क्षेत्र हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो कला का क्षेत्र है, आपका लिटरेचर का क्षेत्र है, साइंस का क्षेत्र है, सोशल सर्विस का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये लोग इलेक्टेड नहीं होते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि 233 मेंबर्स आपके इलेक्टेड होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब है हमारे यहाँ 2 तरह की सरकार है, मतलब 2 लेवल पे सरकारें बैठती हैं, एक तो यूनियन लेवल पे और दूसरी स्टेट लेवल पे। यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जिसमें मैंने बताया कि वहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा होता है। मैंने ये बताया कि राज्यसभा में कौन से मेंबर कितने होते हैं और कितने इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं। सेम मैनर पे स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट में भी एक गवर्नमेंट डिफाइन की जाती है। जैसे वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, यहाँ एक लेजिस्लेटिव सिस्टम्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब हमारे यहाँ जैसे ऊपर मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 हाउसेस हैं, स्टेट लेवल पे भी 2 हाउसेस हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी स्टेट पे 2 हाउसेस सिस्टम नहीं है। इसको अगर मैं सिविक्स के टर्म्स में बोलूँगा तो यूनिकैमरल बोलते हैं, बाई कैमरल बोलते हैं। जिन स्टेट में 2 हाउसेस हैं उनको बाई कैमरल बोलते हैं, और जिन स्टेट पे 1 हाउस है उनको यूनिकैमरल बोलते हैं। तो हमारे भारत में 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 हाउसेस हैं। एक हाउस को हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। अब इसमें जैसे ऊपर हमने बताया कि लोकसभा के मेंबर्स के नंबर फिक्स हैं, लेकिन स्टेट में आपके स्टेट जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स होते हैं, वो फिक्स नहीं है, वो स्टेट टू स्टेट वाइज वेरी करते हैं। काउंसिल में भी नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एमएलए नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है वो राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। उसी तरह काउंसिल असेंबली में भी जो लोग स्टेट में, मतलब इसमें 5 एक्सपर्टाइज फील्ड हैं। ऊपर 4 थी या नीचे 5 है। यहाँ पर आर्ट आ जाता है, साइंस आ जाता है, लिटरेचर आ जाता है, सोशल आ जाता है और कोऑपरेटिव मूवमेंट आ जाते हैं। इन क्षेत्रों में जिसकी एक्सपर्टाइज है उन्हें गवर्नर उस स्टेट में नॉमिनेटेड करता है। अब आप में से कोई एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेगा कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर थे, बट वो तो इन क्षेत्रों से नहीं आते हैं।
तो सरकार के द्वारा तो ये डिफाइन है कि भाई इन क्षेत्रों से ही नॉमिनेट किए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया कि अगर सरकार को लगता है कि किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति ने एक्सपर्टाइज है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको भी राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने जो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जाना कि यूनियन लेवल पे क्या सिस्टम्स होते हैं, स्टेट लेवल पे क्या सिस्टम्स होते हैं, उनके बारे में हम अच्छी जानकारी रखते हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने नंबर ऑफ एमएलए नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, और कितने राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, क्या मतलब लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व होती है, ये सारे क्वेश्चंस हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब हमने ये जान लिया कि कुछ तो हमने अच्छे टर्म्स के बारे में जाना, हमने इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जाना, हमने फेडरल सिस्टम के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन से किसी देश की क्या चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, आप किसी भी कंट्री जाइए, उस कंट्री का प्रियम्बल आप पढ़ लीजिए, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रियम्बल है, आपको उस कंट्री का कैरेक्टर पता चल जाएगा, आपको उस कंट्री का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब ये होता है कि ये एक स्पिरिट होती है किसी भी देश की, एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है। ऑर्गेनिक चीज़ों का मतलब ये होता है जो समय के साथ घटता बढ़ता है, जो समय के साथ ग्रो करता है, वो होता है ऑर्गेनिक। तो ये स्पिरिट ऑफ पीपल्स होते हैं, लोगों के हितों के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं। जैसे मैं बात करूं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ रूल होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे मान लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951, मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, इंडियन पैनल एक्ट, और आपका आईए 1872 एक्ट, ये जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, ये सभी को एक बंडल बनाया गया जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो हमारी सरकार के गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर्स बताता है, कैरेक्टर बताता है। जैसे मैं बात करूं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि हम लोग रिपब्लिक हैं, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग सोशलिस्टिक से मतलब इक्वली हम सभी से ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ कोई धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान का जो रिलीजन्स है तो वो एक इस्लामिक देश है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो एक सेकुलर है, सभी धर्मों के लिए बराबर रूल्स बने हुए हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो एक हमारी स्पिरिट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल में रूल्स बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को काम करने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से तो गवर्नमेंट बन गई, अब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट उनके मतलब रूल्स को फॉलो ना कर रही हो, ठीक है। तो ऐसे केस में मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बनाने वाले लोग थे, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम्स का थिंकिंग की कि एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी सिस्टम होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट को इन्फोर्स करे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से ही वर्क करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से ही रहना है। क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं किया तो कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर रूल्स भी बने हुए हैं कि आपके खिलाफ सख्त एक्शंस लिया जा सकता है। तो जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल्स है कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाए रखने में, क्योंकि गवर्नमेंट इतना पावरफुल है, उसको सारे पावर्स दिए गए हैं। हो सकता है, जैसे मैं बात करूं सीरिया के राजा गद्दाफी की, जब गद्दाफी आया सीरिया में तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ का शासक बना उसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। वो बोला आई एम द किंग, आई एम द गॉड, मैं ही भगवान का प्रतिबिंब हूँ। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट से चीज़ों को सेफ रखने के लिए
जिससे लोगों के हितों को बनाए रखा जाए, लोगों के हितों में काम किया जाए, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, हमारे यहाँ मतलब वॉइस ऑफ पीपल, मतलब लोगों के बिहाफ में उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ काम करते हैं। इसीलिए वो हर जो मिनिस्ट्री होती है, वहाँ का जो मिनिस्टर्स होता है वो इलेक्टेड पीपल होता है, जिसके अंदर एक ब्यूरोक्रेट्स की टीम होती है जो एक्सपर्टाइज होते हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाए गए कि सिस्टम को एक अच्छे तरीके से ड्राइव किया जा सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आज हमने अच्छे से जाना, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जाना, हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जाना। थोड़ा सा हम एक चीज़ के बारे में जानकारी और लेना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना, लेकिन जो इसके लिए ब्रिटिश के टाइम में ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक असेंबली बनी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। उस टाइम में उस समय जो मेंबर्स थे, वो 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर में 93 मेंबर ऐसे थे जो कि प्रिंसेस स्टेट से आते थे। मतलब पूरे इंडिया में हर जगह ब्रिटिश रूल नहीं था, कुछ जगह राजाओं का भी अपना इटसेल्फ मतलब खुद का राज था, जहाँ पे उनकी खुद की चीज़ें चलती थी। तो वहाँ के भी मेंबर नॉमिनेट होके आए थे। बाकी जो ब्रिटिश रूल्ड में प्रोविंशियल स्टेटें थी, वहाँ से बाकी स्टेट आए थे। पाकिस्तान अलग होने के बाद यहाँ पे 90 मेंबर्स जो हैं वो मतलब पाकिस्तान चले गए। बाकी जो बचे 299 मेंबर्स, उनके साथ इस चीज़ को ड्राइव किया गया। तो लेकिन एक जो होता है सोवेरियन का कंसेप्ट होता है, सोवेरियन जिसको बोलते हैं, मतलब हम सबसे बड़ी जो पावर होती है, मतलब वो किसी इंडिविजुअल के हिसाब से ना चले, तो उसको हम सोवेरियन बोलते हैं। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी समय डिसॉल्व कर सकती थी, इसीलिए उस टाइम तक ये सोवेरियन नहीं था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमें 15 अगस्त 1947 के बाद हमको आज़ादी मिली, उसके बाद ये एक सोवेरियन के फॉर्म में आया। उसके बाद मतलब इसमें मतलब एक ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग जो कमेटी बनी थी वो 29 अगस्त 1947 को बनी थी, ठीक है। और नवंबर 1914 से अक्टूबर 1947 में वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी सारी रिपोर्ट जमा कर दी थी। और अगर हम ये जानना चाहें कि भाई ये जो असेंबली बनी थी, इसमें कितनी कमेटी बनी थी, डिफरेंट कमेटी को डिफरेंट सेक्शन में काम करने के लिए, जैसे कुछ कमेटी को बोल दिया गया भाई आप इमरजेंसी पावर देखिए, आप जुडिशरी सिस्टम के बारे में सोचिए, आप पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में सोचिए, आप पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में सोचिए। तो ये सारे चीज़ें मतलब अलग अलग कमेटी बनाई गई। तो उसमें 13 कमेटी थी, ठीक है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके जो मेंबर थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसमें 7 सदस्य थे। तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनेक्टेड हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये आपको मतलब इन्फोर्स कब हुआ 1950 में। तो ये आज हमने ये अपने इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जाना, हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, फेडरल का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बना, इसको बनाने के लिए कमेटी कौन सी बनाई गई थी। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इस कमेटी के जो स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको 9 दिसंबर को वो परमानेंट मेंबर्स के रूप में इलेक्टेड किए गए थे। उसके पहले सच्चिदानंद जी मतलब 2 दिन के लिए टेम्परेरी सदस्य के रूप में चुने गए थे। उसके बाद मतलब 11 दिसंबर को इसका एक सेशन स्टार्ट हुआ था। तो ये जो सारी जानकारी जो फैक्चुअल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल्स जो असेंबली बनी थी, जो रूल्स बनाने के लिए बने थे, उसके बारे में है। हम इतने ही जानकारी लेंगे। आपके लिए हम समय समय पर इन सारे विषयों पे, अलग अलग विषयों पे काफ़ी रोचक जानकारी लेके आएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए या किसी अन्य संदर्भ में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप SRI टाइम्स को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।